गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग एमसीडी में गो थ्रू हो गए हैं एमसीडी पीआरटी रिजल्ट में और शॉर्टलिस्ट हुए हैं ई डोजर के लिए। ठीक है तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है कि मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कल मैं नहीं आ पाया इस चीज़ को लेके, और दूसरा कि मैं डेमो क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ 2 दिन से। एक कल हो गया, एक आज भी शायद नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि आज संडे हो गया और कल एमसीडी का रिज़ल्ट आया था। इस वजह से मैं बिज़ी था, थोड़ा फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन बातों को छोड़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, वो है हमारा कि हमारी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। मैं आपको एनालिटिकल चीज़ें बताऊंगा जिसके हिसाब से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसके आसपास क्यों हो सकती हैं चीज़ें। देखिए, हमारा रिजल्ट आया था, ये कल आया है, और जिसमें 73,488 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। ये 4 डेट में, 30 सितंबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर में। ठीक है, और हमारे वैकेंसी जो थी टोटल वो थी 4,366, जिस पे 8,673 बच्चों को इन्होंने ई डोजर के लिए बुलाया है। और हमारी मेरिट गई कितनी है, इसकी कट ऑफ कितनी गई है जनरल की, 117.52, ओबीसी की 98.50, एससी की 94.23 और एसटी की 60.72, और ऐसे ही पीएच में ओएच कैटेगरी 88.17 और वीएच कैटेगरी की 60.98। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ गई है ई डोजर के लिए। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कितनी जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा फाइनल कितनी है, कैलकुलेशन करेंगे साथ साथ में कैलकुलेटर में, आपको अच्छे से पता लगेगा। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि 3224 में से 1610 गए तो कितने बचे, मतलब कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स बुलाए हुए हैं इन्होंने ई डोजियर में जनरल कैटेगरी के। इन्होंने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा बुलाए हुए हैं 1614 बच्चे, 1614। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हुई आप लोगों को। और ये यूआर है, अनरिजर्व्ड है। ये देखिए यूआर कैटेगरी है, ये अनरिजर्व्ड, मतलब इसमें जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीए, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं वो सब बच्चे हैं इसमें। तो हमें एक चीज़ पता लगती है कि 117.52 से ऊपर हमारे पास कितने बच्चे हैं। हमारे पास 3224 बच्चे हैं जिन्होंने सारे मिला के, जितने बच्चों ने पेपर दिया था, 73,000 जितने बच्चों ने टोटल पेपर दिया था, उसमें से 3,224, 3224 बच्चों के 117.52 से ऊपर हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है, वो सब इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। इस पे वापस आएंगे यूआर पे, क्योंकि पहले यूआर की ही कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओबीसी पे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में इन्होंने कितने बच्चे बुलाए हैं, 2576, 2576। ठीक है, और मेरिट कितनी गई है, कट ऑफ कितनी गई है उसके लिए, ई डोजर के लिए 98.50। अब आप एक चीज़ देखें कि 117.52 से 19.50 लगभग 19 नंबर का गैप है। कितने का गैप है, 19 नंबर का गैप है। और 19 नंबर में बच्चे कितने हैं हमारे, ओबीसी के सिर्फ 2576, सिर्फ ओबीसी के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। 19 नंबर में ओबीसी के बच्चों में कितना है, कितना फ़र्क है, 2576 बच्चों का 19 नंबर पे। तो अगर मैं कैलकुलेटर में जाऊं और वहाँ पे डिवाइड करूं कि 2576 डिवाइडेड बाय 19, तो एक सीट पे 135.5 बच्चे आ रहे हैं लगभग। ये मैंने सिर्फ एवरेज निकाली है। हमें ये चीज़ पता है कि जब हम नीचे जाते हैं नंबर में तो बच्चे ज़्यादा होते हैं सीट पे, जब ऊपर जाते हैं तो बच्चे कम होते हैं। फिर भी मैं एक एवरेज निकाल के बता रहा हूँ कि ओबीसी में 19 मार्क्स पे ही हमें कितने बच्चे मिल गए, 2500 बच्चे मिल गए, वो भी 117 से और 98 के बीच में। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, 135 से 36 बच्चे आ रहे हैं हमारे एक सीट पे। अगर मैं बोलूँ कि जर्नल जो है वो 125 जाने वाली है, यानी कि 8 नंबर ज़्यादा, 125.5, ऐसी गैस करते हैं एक बार। ठीक है, 125.5 जाने वाली है जर्नल की, हम गैस करते हैं। तो कितने नंबर ज़्यादा जा रही है इससे, 8 नंबर ज़्यादा जा रही है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, 8 नंबर ज़्यादा जा रही है। अब मैं यही कहूँ कि 135 बच्चे ओबीसी के आ रहे थे नीचे, तो ऊपर अगर चला जाऊँ तो मैं 100 बच्चे बोल देता हूँ एक सीट पे, क्योंकि ऊपर थोड़े कम होते चले जाएंगे, तो 100 बोल देता हूँ। तो 8 नंबर पे ओबीसी कितने बच्चे हो गए, 800 बच्चे हो गए। मैं कह रहा हूँ चलो यार और कम कर देते हैं, क्योंकि ओबीसी के और कम नंबर हैं ऊपर। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं 600 बच्चे तो हैं ही। ये बात आपको समझ आ रही है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 600 बच्चे तो हमारे पास हैं ही अभी भी ओबीसी के, 117 से और 125.5, 117.5 से बीच और 125.5 के बीच में। 8 नंबर में हमारे पास 600 बच्चे ओबीसी के हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 600 बच्चे ओबीसी के हैं तो जर्नल के कितने होंगे। मेरे हिसाब से अगर 600 बच्चे ओबीसी के हैं तो जर्नल के 900 बच्चे आराम से हैं इस बीच में।
अगर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के ही 600 हैं हमारे पास, तो जनरल कैटेगरी के 900 बच्चे हैं हमारे पास। और जब हम वापस जाते हैं कैलकुलेट करने कि हमने 600 बच्चे किसके गिने थे, ओबीसी के, 900 बच्चे हम गिन रहे थे जनरल के, एससी के भी 200 बच्चे तो होंगे, हो गए 1700 बच्चे आ गए 125.5 तक। इतने बच्चे होंगे जो मैंने बोला है, इतने बच्चे मिलेंगे। ये आपको समझ आ रहा है जो मैंने बताया है? मैं तो 800 कह रहा था, 135 आ रही थी एवरेज, मैंने तो फिर भी ये 100 से भी कम लिया, ये 80 करीब एवरेज लिया, 80 से भी कम 8 नंबर पे। ठीक है, 80 से भी कम है, वरना 640 हो जाते अगर 80 भी लेता। तो इतने बच्चे तो होंगे ना एक नंबर पे ओबीसी के, अगर 117 से लेके और 98 तक 135 एवरेज आ रही है और 2576 बच्चे हैं। ठीक है, अब ये 1700 बच्चे आ गए हमारे, सिर्फ अगर हम 125.5 मान रहे हैं कि जनरल की फाइनल कट ऑफ जाएगी, 1700 बच्चे आ गए। एक्स्ट्रा बच्चे कितने लिए जनरल में? 1614। और मैंने इसमें एसटी के बच्चे अभी जोड़े ही नहीं है, एसटी के भी 50 बच्चे होंगे। तो मैक्सिमम जो जा सकती है कट ऑफ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो 125 से 126, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल की। ये यूआर की बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो चीज़ मैंने अभी आपको करके दिखाई है शायद वो आप लोगों को भी समझ आई हो। ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार वापस जाके आप वीडियो को देखें, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसको शायद आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। यूआर की बात होगी हमारी कि 125 से 126 के आसपास जाएगी। डाटा के बेस पे बताइए मैंने ये चीज़ें आपको, ऐसे ही नहीं बताई फट्टे से, डाटा जो है उसके बेस पे बताइए। अब बात करते हैं ओबीसी की। अब मैंने एक बात बोली थी कि 600 बच्चे ओबीसी के रह जाएंगे, क्योंकि वो 125 से कम है, तो 600 बच्चे वापस आएंगे। तो जब 600 बच्चे वापस आएंगे तो इस 1300 जो 1286 है इसमें 600 माइनस कर दो पहले, तो 600 माइनस कर दो पहले, तो बचेंगे कितने हमारे पास? 686। ये बचेगा ना हमारे पास, कितना बचेगा? 686। अब इस 686 पे हमारे कितने बच्चे हैं? 2576। अब 686 बच्चों में 2576 हैं। और अगर मैं फिर से वही 80 मान रहे थे ना हम पहले, 117 से ऊपर 80 मान रहे थे, तो चलो अब मान लेते हैं हम 100, क्योंकि नीचे जाती जा रही है ना, अब तो नीचे जा रही है ना, वो जो कट ऑफ है ओबीसी की वो नीचे आ रही है। अब कम होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं बच्चे एक सीट पे, तो हम 100 मान लेते हैं कि एक सीट पे अब 100 बच्चे हो गए। वैकेंसी कितनी बची हुई थी हमारे पास? 686। और अगर एक सीट पे मैं 100 भी नहीं, चलो 80 मान के चलता हूँ, सिंपल 10 नंबर नीचे आ जाएंगे, 800। 800 तो हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं। अगर 10 नंबर भी नीचे आएगा तो भी, और वैकेंसी नहीं है हमारे पास इतनी, फिर कह रहा हूँ मैं, तब भी 160.5 तक जाएगी ओबीसी, तब भी। ये थोड़ा मैं ज़्यादा ही अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है ना कितने बच्चे एक नंबर पे कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो भाई मेरा जो एनालाइज है कि फाइनल ओबीसी कितनी जाएगी, वो 107 से और 110 के बीच में रहेगी फाइनल। इससे जिसके कम है मार्क्स वो मुश्किल में है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं अपने नंबरों के हिसाब से डाटा लगा रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट है, कितना क्या है, ये चीज़ें शायद आपको भी समझ आ रही हो। तो ओबीसी की 107 से 110, और यही चीज़ जब मैं एससी पे करता हूँ जाके, तो एससी की 100 तक मैक्सिमम, 100 एससी की मैक्सिमम 100, क्योंकि एससी के बच्चे थोड़े कम मिलते हैं। और एसटी की तो आपकी अगर 60.72 है ना, तो इन्हें बच्चे मिले ही नहीं। देखो 7 इसमें तो डबल भी नहीं हो पा रहे हैं इनके, इसमें डबल ही हो, यहाँ तो डबल कर लिया एससी में, इनमें तो डबल भी नहीं हुए हैं, बच्चे ही नहीं मिले हैं। तो अगर ये 60.72 है ना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 64 65 ये जाएगी। तो भाई हमने इन नंबरों के, जो ये नंबर्स हैं इनके हिसाब से बात करते हुए पता किया है कि जनरल की तो जा रही है 125 से 126, ये है यूआर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की मैं बता रहा हूँ 107 से 110 ओबीसी। ठीक है, एससी की वही 100 मार्क्स तक मैक्सिमम, और एसटी की 64 ये एसटी। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देख के और जितना एनालिटिकल किया है, इस चीज़ का एनालाइज़ किया है, आप लोगों के सामने किया है मैंने ऐसे नहीं आपको सिर्फ आके डाटा बता दिया कि भाई इतनी जा रही, क्यों जा रही है उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो बात रही हमारी आज की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि जो नीचे जो बच्चे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये कौन है? ये पेंडिंग कोर्ट केस वाले बच्चे हैं कौन? तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने
अपने फर्स्ट ईयर में ही रहते हुए सीटेट कर लिया था, और जिनको दोबारा चांस ही नहीं मिला सीटेट करने का, क्योंकि 2 साल तक सीटेट की जो ये टेस्ट है सीटेट का जो हुआ था ये नहीं हो पाया 2 साल तक। तो ये वो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये कोर्ट में गए कि हम फर्स्ट ईयर में थे। क्योंकि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक मेरे पास मॉड्यूल है, ये देखिए क्या है, सीटेट 2016 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें हम 6.1 पे जाते हैं, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। तो ये बोलते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है जो हमारी, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी है जो क्राइटेरिया सी टेट को भरने का या उसको पास करने का, वो कहते हैं या तो पास हो या कहते हैं कि अपीयरिंग सेकेंड ईयर हो। तो ये जो बच्चे हैं ना हमारे, ये जो बच्चे हैं हमारे ये वाले, ये उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में थे जब इन्होंने सी टेट 2000 सितंबर 2016 का सी टेट दिया, इनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो ये सेकेंड ईयर अपीयरिंग माने नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने फिर कोर्ट में केस किया था कि ये जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम अभी हमने दिया है फ़िलहाल में 18 में, इसको मान्य किया जाए अगर हम एलिजिबल होते हैं, अगर हमारे नंबर आते हैं उस इतने, क्योंकि इन्होंने 1/18 में फॉर्म भर लिया था जब 2018 में दोबारा निकली थी वैकेंसी, तो इन्होंने जुलाई में वो फॉर्म भर लिया था। तो ये वो बच्चे हैं, ठीक है, ये वो हैं सारे जितने भी। एक आपको ये चीज़ समझ में आई अच्छे से कि ये कौन से बच्चे हैं। अब बात करते हैं हम ई डोजर के बारे में। हमारी कट ऑफ हो गई, कितनी जा सकती है, हमारे बच्चे हो गए ये वाले कौन से बच्चे हैं। अब बात करते हैं हम ई डोजर के बारे में कि ई डोजर में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फिल होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसी बारे में बात करता हूँ। ये चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा जो भी गई है कि कौन कैसे फिल होता है, पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका दिल्ली का, ओबीसी का दिल्ली का चाहिए, एससी एसटी कहीं भी हो सकता है, ओबीसी का दिल्ली का चाहिए था। एनसीएल चाहिए आपको, ठीक है, ओबीसी का दिल्ली का कैंडिडेट अगर आप हैं तो एनसीएल आपको बनवाना पड़ेगा। फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम्स ओबीसी दिल्ली। अगर कोई बाहर, जैसे लड़कियों के लिए होता है ज़्यादा ये, जैसे लड़की शादी करके बाहर चली जाती है दिल्ली से और उसका हरियाणा का ओबीसी है, लेकिन अगर उसके पापा के पास दिल्ली का ओबीसी है तो वो क्लेम कर सकती हैं, वो अपने पापा का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकती है। अगला पीएच का सर्टिफिकेट चाहिए फिजिकल। स्पोर्ट्स कोटा तो होता ही नहीं है हमारे पास। रिलैक्सेशन, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिलैक्सेशन मिलती है 5 साल की, तो उसको हेड ऑफ ऑफिस से करवाना पड़ेगा सर्टिफाई इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट क्लेमिंग एक्स सर्विस मैन के लिए। फिर है हमारा, देखिए ये बहुत मेन है, ये बहुत मेन है ये वाला पॉइंट, फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास, लेकिन ये चीज़ तो सबके पास होती है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ का काम कर देता है, ठीक है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट चाहिए होगी ईच ईयर की। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, नहीं, दोनों साल की चाहिए डिप्लोमा में, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सब चलेंगे। कुछ लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है, तो प्रोविजनल डिप्लोमा भी चलेगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अक्वायर्ड एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको प्रूफ लाना पड़ेगा अपने, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, प्राइवेट को, जैसे दिल्ली में प्राइवेट डाइट्स हैं कुछ, तो वो एससीईआरटी के अंडर आती हैं, तो वहाँ से उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा वो चीज़। ये बहुत मेन है, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि उनके एडमिट कार्ड की जो कॉपी थी वो खो गई है, एडमिट कार्ड खो गए हैं उनके, ये हो रही है प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ। तो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और काउंटर सिग्नेचर बाय इनविजिलेटर नॉट टू बी सेल्फ अटेस्ट, ये सारी कॉपियाँ आपको सेल्फ अटेस्ट करानी है। यहाँ पे पढ़ें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर पढ़ेंगे, ये देखें यहाँ पे, ये सारी कॉपियाँ आपको सेल्फ अटेस्ट करा के देनी है, ओके, एंड शुड बी अपलोडेड। ये आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, लेकिन ये भी आपको लगाना है, एडमिट कार्ड जो आपको उस टाइम पे मिला था। आधार नंबर चाहिएगा आपको, आधार कार्ड अपलोड नहीं करना, आधार नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है चाहिए। और एनी डॉक्यूमेंट एज मे बी आस्क्ड फॉर बाय DSSB फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट आपसे टाइम टू टाइम मांगा जा रहा है तो आपको वो भी अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ चाहिए आपको एक, ठीक है, सिग्नेचर, राइट थंब इम्प्रेशन, और ये तो डिक्लेरेशन है नीचे जो कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं दी हैं वो सारी सही हैं। ये बात आपको समझ आ गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इसको पोज करके देख लें एक बार, अच्छे से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे की, भरा कैसे जाता है। देखिए ये मेरे एक फ्रेंड का है, ई डोजियर जब फिल किया था उन्होंने, ये PGT के लिए था। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट खुलेगा जब आपका ई डोजर भरा जाएगा।
तो सबसे ऊपर आपकी फ़ोटो होगी, इसमें फ़ोटो की डिटेल लिखी हुई है कि कितनी फ़ोटो चाहिए वो। फ़ोटो शुड बी इन JPEG फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए उसका 40 KB। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। विद मैक्सिमम विथ 1110 पिक्सल एंड मैक्सिमम हाइट 140 पिक्सल। इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब अपनी फ़ोटो को स्कैन कराए, जहाँ से भी करा रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना। जैसे बाहर से करा लेते हैं ना अपने कंप्यूटर वाले भैया से, उनसे, ठीक है। ये मैंडेटरी है। दूसरा है सिग्नेचर, ये भी मैंडेटरी है, आप इसकी भी स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेना क्या क्या चाहिए। फिर आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। पहले जब हम पढ़ रहे थे अभी डॉक्यूमेंट्स में, वो 2017 के डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। पहले नंबर मांगते थे, अब इन्होंने आधार कार्ड की फ़ोटो को मतलब स्कैन कॉपी ही मैंडेटरी कर दी है। 10th का सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत मेन होता है। थंब इम्प्रेशन, ये पढ़ लेना, आपकी थंब इम्प्रेशन लगाना है यहाँ पे क्या क्या इसकी हाइट एंड वेट जो भी है आपका, इसका विथ वगैरह हाइट। ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ऑप्शनल है ये, ओबीसी बच्चों के लिए है, जनरल बच्चे नहीं भरेंगे इसमें। अगर एससी है कोई तो वो उसका नीचे आएगा। फिर ये मतलब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर ये भी ऑप्शनल है ये आपके लिए, कि अगर आपने बाहर से किए कहीं से तो उसका देना पड़ेगा आपको प्रूफ, ठीक है। शायद SCRT से जिन्होंने प्राइवेट डाइट किया उनको नहीं देना पड़ेगा, वो तो एफिलिएशन है उन लोग उनका उन चीज़ का अच्छे से। और कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ये फिर से आ गया मैंडेटरी, ये देखिए मैं मैंडेटरी लिखा है। और इसका भी बताया हुआ है कि PDF फॉर्म में, कुछ PDF देखिए, कुछ PDF फॉर्म है, कुछ JPEG फॉर्म है, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें PDF में मांगी है, PDF और कुछ JPG में मांगी है, JPG PDF JPG। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कौन से फॉर्म में बनवाना है, तो वो कंप्यूटर वाले भैया से बुलवा के वो चीज़ बनवा लेना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये डॉक्यूमेंट सारे ये लगेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं हमारे। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे ऊपर पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, जिसमें कि अगर ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये PG के लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर B.Ed होती है, अदर में B.Ed आएगी तो B.Ed, उसकी सारी डिटेल देनी है आपको, कितने नंबर थे, कहाँ से क्या किया, और उसका भी आपको डॉक्यूमेंट PDF में सेव करना है। और नीचे भी ऐसे ही मांगा है कि अगर आपने PG की है तो PG की डिग्री लगाइए, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितने नंबर है वो लगाइए। अगर आपने B.Ed जैसे B.Ed की है तो B.Ed में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो ये ऑप्शनल है। ये आगे सारी चीज़ें हमारे पास डिप्लोमा का लगाना है हमें, PRTs को हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट और डिप्लोमा इसमें भरना है, ठीक है। एक ये लास्ट होता है, फिर लास्ट पेज होता है, इसमें डिक्लेरेशन देनी होती है अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है कि हाँ भाई मैंने परमिशन ली थी, उसके बाद भरा था, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हुई हमारी E-डोजियर की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और भरा कैसे जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो चलती रहेगी जब, या पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लें। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारी E-डोजियर हो गया, हमारी कट ऑफ हो गई, कितनी जा सकती है, ऊपर नीचे रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जाएगी उतनी जितनी मैंने बताई है। और अब बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है, जो सबसे बड़ी बहस चल रही है। सबसे बड़ी जो बहस चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे है। नहीं, एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं उससे पहले कि कुछ क्वेश्चंस हटे हैं, तो कौन से उसमें से कितने क्वेश्चन हटे हैं। 30 वाले पेपर में हमारे 9 क्वेश्चंस को एलिमिनेट किया गया है सेकंड पार्ट से, साइकोलॉजी के पार्ट से। 13 के पेपर में 5 क्वेश्चन हमारे हटे हैं सेकंड पार्ट से साइकोलॉजी के, और एक क्वेश्चन हमारा ये वाला हटा है 13 के एग्ज़ाम में फर्स्ट पार्ट से। यानी कि फर्स्ट पार्ट में 13 में 99 इवेलुएट हुए थे और पीछे 95 इवेलुएट हुए थे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हटे हैं 13 वाले से। 14 में 1 क्वेश्चन हटा है सिर्फ, और 28 वाले में 15 क्वेश्चन हटे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़ेंगे वैसे, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस है 4 बैचेज। आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म हैड बीन रिसीव्ड बाय द बोर्ड दैट सर्टेन क्वेश्चन हैड बीन रिपीटेड। ये रिपीटेड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है 30 वाले में क्वेश्चन रिपीट कैसे हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। अरे 30 वाले तो फ्रेश थे क्वेश्चंस, रिपीट तो इन तीनों में हुए हैं ना, ये 30 वाले में कैसे रिपीट हो सकते हैं जो 9 क्वेश्चन हटाए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो नॉर्मलाइज हुआ है इसी वजह से 30 वालों को नुकसान हुआ है। भाई उनके लिए तो फिर भी वो वैसे ही थे, 9 क्वेश्चन उन्होंने हटा ही दिया, हमारे 91 से ही कर रहे हैं वो। मेरा एग्ज़ाम भी 30 को था, मैंने क्वालिफाई कर लिया है उसकी E-डोजियर के लिए, बट बहुत सारे, मेरे को नहीं लगता कि 5-10% भी हम 30 वाले हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है लास्ट तक ये E-डोजियर के लिए। शायद जर्नल में तो मुझे लगता है 50 बच्चे भी नहीं होंगे। ये 3200 जो 24 बच्चे सेलेक्ट किए ना उन्होंने, शायद 50 या 100 बच्चे भी जर्नल वाले दिखा दो आप। 30 वाले मैंने तो सुना नहीं, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे को जानता हूँ मैं तो सुन ही नहीं रहा, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा अनफेयर यहीं पे हुआ है। नॉर्मलाइज उन्होंने किस तरीके से किया है
कि अगर आपने नेगेटिव किए हैं क्वेश्चन ज़्यादा तो उन्होंने आपके मार्क्स कम कर दिए, और अगर आपने पॉजिटिव किए हैं ज़्यादा क्वेश्चंस, आपने नेगेटिव नहीं छेड़े, तो इन्होंने आपके मार्क्स बढ़ा दिए। ये जितना मेरे को पता लगा है दोस्तों से बात करके, सब लोगों से बात करके, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क यही पड़ा है नॉर्मलाइजेशन का। अब इसका फॉर्मूला जो है नॉर्मलाइजेशन का डीएसएसबी का, मैं तो उस पर एक आरटीआई लगाने वाला हूँ कि आपने किया कैसे है, उसको एक्सप्लेन करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर घट रहे हैं, किसी के 94 थे पहले, उसके 104 हुए हैं, और उसी सेम बैच में जिसके 79 थे उसके 110 हो गए। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, पच नहीं रही है कि ये हुआ कैसे है। तो मैं आरटीआई लगा के पूछने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन का अच्छे से कि आपने किया कैसे। जिस दिन वो आरटीआई का जवाब आ जाएगा मैं फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके सामने कि इन्होंने इस तरीके से किया है। जहाँ तक है कोर्ट केस कर रहे हैं बच्चे, कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हो पाएगा जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा। तो पहले ठोस सबूत करें, क्योंकि आप वकील के पास जाएंगे वो कभी मना नहीं करेगा आपको। वकील तो बैठे रहते हैं भाई, वो तो कह देंगे हाँ इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। एमसीडी में जिन लोगों ने पहले से केस किया वो चल रहा है ना, रिजल्ट तो आ गया। वकील आपको कभी मना नहीं करेगा भाई, उसकी दुकान वही चलती है। लेकिन हमें भी इतना सोचना होगा कि हाँ क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इस वीडियो में। लोग इन जितने टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिए, लोग अलग अलग वीडियोस बना देते हैं, मैंने एक ही वीडियो में सारा कवर किया है। अच्छे से देखें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ये मैंने ऐसे ही नहीं बताई हैं हवा में बातें, आपके सामने करके बताई हैं एक एक चीज़ें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कल मैं पक्का डेमो क्लास के साथ आऊँगा। ओके, टेक केयर, बाय।